Hello बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्लब बाय विभूति मैम। और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के सेकेंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। देखो बेटा, इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को हम एकदम डिटेल में समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट हमने चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया है वन शॉट रिवीजन लेक्चर के थ्रू। तो अब बारी आती है इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्योंकि आपके एग्जाम्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही तो पूछे जाते हैं ना। तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो चलो अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और देखो क्या हुआ है, बातों ही बातों में पहला सवाल आ भी चुका है। तो अब जरा हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछ रहा है। वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो, ओके, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, तो बेटा इस सवाल में ना आपको सबसे पहले सेल के कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, और वहीं दूसरी तरफ आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में यहाँ पर आपको देखो कुछ ब्लैंक्स नजर आ रहे होंगे। तो बेसिकली इन ब्लैंक्स को ना आपको फिल करना है इन सेल कंपोनेंट्स के हेल्प से, ठीक है। लेकिन जब आप इन ब्लैंक्स को फिल करोगे ना बेटा, तो आपको ध्यान देना होगा कि इस डायग्राम में तीन अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स की बात की जा रही है। एक एनिमल सेल है, एक प्लांट सेल है और एक बैक्टीरियल सेल है। तो इन ब्लैंक्स को आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना होगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, तो आप ही बताओ बेटा, यहां पर कौन से वाले ब्लैंक में मुझे न्यूक्लियस लिख देना चाहिए? क्या, चलो अपन स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल के साथ। क्या एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस होता है? ऑफ कोर्स होता है भाई, हम सब एनिमल्स हैं, हमारे बॉडी सेल्स में क्या न्यूक्लियस नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो ये वाले ब्लैंक में मैं न्यूक्लियस लिख देती हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है तुमको कलर? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाले ब्लैंक में मैंने लिख दिया है न्यूक्लियस, क्योंकि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, मतलब न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा प्लांट सेल की। क्या प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस होता है? ऑफ कोर्स होता है। याद करो अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि जब एक प्लांट सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो जाता है। वो वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि सेल के एकदम सेंटर पोजीशन में आकर के बैठ जाता है, मतलब सेल के बीच में आकर के बैठ जाता है। और क्योंकि वो सेल के बीच में आकर के बैठ जाता है, उसे अपन सेंट्रल वैक्यूल बोलने लग जाते हैं। और उस सेंट्रल वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है वो साइड में शिफ्ट हो जाता है ना। तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना, इसका मतलब प्लांट सेल्स में भी बेटा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये वाले ब्लैंक में न्यूक्लियस लिख देती हूं मैं, ठीक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही बेटा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बैक्टीरियल सेल की। क्या लगता है बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस होगा? नहीं, बैक्टीरियल सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता है। देखो मैं तुम्हें एक काम की बात बताती हूं, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं। एक्चुअली बैक्टीरियल सेल में ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है? सुनो, अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि एक सेल को कवर करने वाली जो एक लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन बेटा एक ऐसी लेयर होती है जो सारे सेल्स में पाई जाती है, चाहे प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, फंगल सेल हो, एनिमल सेल हो, जितने भी सेल्स हैं ना बेटा, सभी में जो कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन वाली वो प्रेजेंट होती है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाहर की तरफ एक और लेयर पाई जाती है जिसको अपन सेल वॉल बोलते हैं। बट सेल वॉल, जैसे अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, हमारे बॉडी सेल्स में बेटा ये सेल वॉल नहीं पाई जाती, बट सेल मेम्ब्रेन सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से सेल को सराउंड करने वाली सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही बेटा न्यूक्लियस को भी सराउंड करने वाली उसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये नाम नहीं दिया है, ये टर्म नहीं दिया है, बट ये बताया गया है कि हाँ, न्यूक्लियस को भी कवर करने वाली या सराउंड करने वाली एक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस, ठीक है, वो न्यूक्लियस जिसके अराउंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसे हम बोल देते हैं वेल
डिफाइंड न्यूक्लियस। क्योंकि देखा जाए बेटा तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, यही तो न्यूक्लियस को एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रही है। आप बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रही है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि देखो बेटा ये सेल है और ये देखो मैंने क्या करा है, न्यूक्लियस बना दिया है। मैंने सेल बनाया और देखो सेल के अंदर मैंने न्यूक्लियस बना दिया। तो आप बोलोगे कि मैम सेल तो दिख रहा है, सेल तो दिख रहा है, बट सेल के अंदर जो आपने न्यूक्लियस बनाया वो तो समझ में ही नहीं आ रहा मैम। अच्छा रुको, अब देखो क्या सेल के अंदर तुम्हें न्यूक्लियस दिखा? आप बोलोगे कि हाँ मैम अब सेल दिख रहा है और उसके अंदर न्यूक्लियस भी दिख रहा है। पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने न्यूक्लियस को डिफाइन करने वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मैंने वही नहीं बनाई थी, और जहां वो मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, जहां मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, न्यूक्लियस दिखने लग गया। इसका मतलब यही तो है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को एक डेफिनेशन देती है, उसको डिफाइन करती है कि देखो सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। अगर ये ना हो तो पता ही ना चले कि साइटोप्लाज्म कहां है, न्यूक्लियस कहां है। और जहां हम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देते हैं, हमें क्लियरली समझ में आने लग जाता है कि हाँ देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस कहां है, यहां है। तो एक ऐसा न्यूक्लियस बेटा जिसके अराउंड उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसे अपन बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वहीं एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अराउंड उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं हो, एब्सेंट हो, ऐसे न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। एक अलग से टर्म ही दे दिया बेटा, एक अलग से टर्म ही दे दिया ऐसे न्यूक्लियस को जिसके अराउंड उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो तुम्हें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का मतलब समझ में आ गया ना, इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में उसके अराउंड क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जो अपना बैक्टीरिया होता है ना बेटा, जो अपने बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, उनके पास न्यूक्लियोइड है, मतलब कि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो यहां पर मैं न्यूक्लियोइड लिख सकती हूं, है ना। देखो ये वाला कॉम्पोनेंट भी तो हमें लिखना ही है ना, तो ये वाले ब्लैंक में, बैक्टीरियल सेल के ब्लैंक में, यहां पर मैं लिख देती हूं न्यूक्लियोइड। आगे बात सबको समझ में कि नहीं? यस और नो? ये वाले ब्लैंक में ना बेटा मैं न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड नहीं लिख सकती। आप बोलोगे कि मैम आपने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां क्यों नहीं लिखा? बेटा ये वो वाले ब्लैंक्स है ना जिनमें कि आपको वो कंपोनेंट्स फिल करने होंगे सेल के जो इन तीनों सेल्स में पाए जा रहे हो। मतलब कॉमन जो कंपोनेंट होगा ना सेल का, वो कंपोनेंट जो कि तीनों ही सेल्स में पाया जाएगा, वो यहां पर आप फिल करोगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में हो गया, एनिमल सेल में हो गया, और न्यूक्लियोइड बैक्टीरियल सेल में हो गया। तो अपन इसको टिक कर दें, ये हो गया, ये हो गया। अब सेकेंड थर्ड कंपोनेंट की हम बात करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। बेटा साइटोप्लाज्म तो सब में पाया जाएगा, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, फंगस, हर किसी सेल में पाया जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? साइटोप्लाज्म को यहां फिल कर सकते हैं, है ना, कॉमन वाले में। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि तीनों ही सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, साइटोप्लाज्म किस चीज के लिए फेमस होता है भाई? हम क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही रहे हैं ना, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं क्या जाता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जैसा कि अपन ने देखा कि सेल्स क्या करते हैं, बड़े सारे काम करते हैं। सेल्स ही बेटा एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म, हाँ जी, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे, लिविंग रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसकी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस चलती रहें, इंपॉर्टेंट फंक्शंस चलते रहें। तो वो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बेटा ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, कौन परफॉर्म करते हैं? अरे बॉडी के सेल्स ही तो करते हैं। तो एक सेल जो होता है बेटा, उसमें बड़े सारे काम होने होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होने होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होनी होती हैं। तो वो मोस्टली जो फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो कहाँ होती हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। ठीक है, चलो न्यूक्लियस का क्या काम होता है?
जिस तरीके से हमारा ब्रेन क्या करता है बेटा, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक वैसे ही सेल में जो होने वाली डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जो फंक्शंस हैं, उन सभी को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, रेगुलेट करने का काम किसका होता है? सेल के न्यूक्लियस का होता है। तो जिस तरीके से हमारे लिए हमारा ब्रेन है, वैसे ही सेल के लिए उसका न्यूक्लियस है। तो कभी कभी अपन पता है क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या मतलब मोस्टली बोलते हैं न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन। ठीक है, चलो हाँ, अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक तरीके का प्लास्टिड है, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिड। ठीक है, और ये किस चीज के लिए फेमस है बेटा? इसमें ना एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। एक्चुअली इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसीलिए अपन इसको नाम भी क्या देते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट है तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। वो जो अपने पौधे होते हैं ना, प्लांट्स जो होते हैं, वो जो हरे हरे दिखते हैं, पत्तियां और ब्रांचेस एंड ऑल, ठीक है, तो वो जो ग्रीन कलर है जो कि प्लांट को मिलता है, प्लांट बॉडी के पार्ट्स को मिलता है, वो कहां से मिलता है? इसी क्लोरोफिल से तो मिलता है बेटा। जैसे कि तुम प्लांट की कोई पत्ती लेकर के आ गए, आप बोलोगे कि मैम देखो कितनी ग्रीन ग्रीन है। वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि उस लीफ, उस पत्ती को जिन सेल्स ने, प्लांट सेल्स ने बनाया है, उन प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक तरह का प्लास्टिड है। कौन सा प्लास्टिड है? क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इसीलिए जो पत्तियां हैं वो भी हरी हरी हो गई, क्योंकि पत्तियों को जिन सेल्स ने बनाया है, जिन प्लांट सेल्स ने बनाया है ना, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया इसका, क्लोरोप्लास्ट का बेटा। एक तो ये काम हो गया कि ये इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो ये ग्रीन कलर देता है प्लांट के पार्ट्स को। एक और बहुत जरूरी काम होता है बेटा, एक और बहुत जरूरी काम होता है। वो काम ये होता है कि भैया ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस बेटा? एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो अगर ये ना हो ना बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट ना हो ना, तो इस प्रोसेस की शुरुआत ही ना हो पाए। जो पहली स्टेप होती है ना बेटा फोटोसिंथेसिस की प्लांट बॉडी में, वो ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही परफॉर्म करता है। एक्चुअली पता है क्या करता है? सनलाइट को ये ट्रैप कर लेता है। तो अगर मान लो कि क्लोरोफिल नहीं हुआ, तो सनलाइट गिर रही है प्लांट के ऊपर, प्लांट कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, सनलाइट को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने का मतलब है पकड़ लेना, ठीक है, किडनैप कर लेना। तो सनलाइट को किडनैप करने के लिए या पकड़ने के लिए जो पिगमेंट है चाहिए है, वो है ही नहीं प्लांट्स में। तो बेटा फोटोसिंथेसिस आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। आ रही है बात समझ में? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसके मतलब दो मेन फंक्शंस आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। एक तो ये ग्रीन कलर देगा प्लांट के पार्ट्स को, और दूसरा ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। हाँ जी, तो अब इसकी पोजीशन, मतलब इसको हम कहाँ, कौन से वाले ब्लैंक में फिल करेंगे? एनिमल सेल में होगा क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा। बैक्टीरियल सेल में भी नहीं होता है, प्लांट सेल्स में पाया जाता है, और कुछ अलगी के जो सेल्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो मैं प्लांट सेल वाले ब्लैंक में लिख दूं क्लोरोप्लास्ट। ये कलर तुमको नहीं दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा? सेल वॉल। देखो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ सेल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और एडिशनल लेयर पाई जाती है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए ही, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल में पाई जाती है सेल वॉल, ठीक है, और बैक्टीरियल सेल में भी बेटा सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में होती है क्या? एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, तो कॉमन वाले में तो बेटा नहीं लिख सकते हैं, कॉमन वाले में तो यहां पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तो प्लांट सेल में लिख देती हूं मैं सेल वॉल, और बैक्टीरियल सेल के भी ब्लैंक में लिख देती हूं सेल वॉल। ये भी हो गया। लास्ट क्या बचा? सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन जैसा कि मैंने आपको बताया सारे ही सेल्स में पाई जाती है, चाहे बैक्टीरियल हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, जो भी हो। तो ये जो कॉमन वाला जो ब्लैंक है बेटा, यहां लिख दूं मैं सेल मेम्ब्रेन। जगह नहीं बन रही है गाइस, सेल मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। ओके, तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में, एनिमल सेल में न्यूक्लियोइड, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल,
बैक्टीरियल सेल में और प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन तो सब में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म भी सब में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। एंड कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कर लिया ऑल राइट। चलो अच्छा, एनसीईआरटी ना बेटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत ही बढ़िया सी बात बोलती है। एक टर्म अगर आपको ध्यान हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस होती है। ठीक है, पोरस होती है, छोटे छोटे से इसमें आप समझ लो कि छेद होते हैं जिनसे कि सब्सटेंसेस सेल के अंदर जा पाते हैं और सेल के बाहर भी निकल पाते हैं। जैसे कि मान लो कि सेल में वेस्ट बन गया है, तो वो वेस्ट, जैसे अपने घर में भी बेटा कचरा पैदा होता है, कचरा बनता है, तो उसको अपन घर में तो नहीं रखते हैं संभाल के कि हमारा कचरा है हम रखेंगे संभाल के, नहीं, उसको अपन घर से बाहर निकाल देते। तो सेल्स में भी क्या हुआ है, कुछ वेस्ट बना है तो उस वेस्ट को सेल्स के बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो जो वेस्ट है ना, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के बाहर निकल जाता है। अब जैसे मान लो कि लाइफ प्रोसेसेस के लिए सेल्स को क्या चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है, जो कहाँ से मिलेगी, सेल को बाहर से ही मिलेगी। तो वो जो ऑक्सीजन है बेटा, वो भी सेल के अंदर कैसे आएगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगी। तो ये पोरस होती है और ये बहुत ही चुन चुन के चीज़ों को सेल के अंदर या बाहर जाने देगी, अपने आप को क्रॉस करके। ऑलराइट, चलो तो कुछ इस तरीके से बेटा हमने ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है। न्यूक्लियस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये एनिमल एंड प्लांट सेल्स दोनों में होगा, बैक्टीरियल में नहीं होगा, मतलब बैक्टीरियल सेल में नहीं होगा। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सब में पाया जाएगा, तीनों ही टाइप ऑफ सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल्स में और प्लांट सेल्स में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तीनों में पाई जाएगी, न्यूक्लियोइड सिर्फ बैक्टीरियल सेल में पाया जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा ये एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बोल सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब यहां पर ना आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी सी डी और आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, मतलब जो भी आपको लगे कि सही है आपको वो चूज करना होगा। देखो, आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क्ड देम ए एंड बी। उसने क्या करा, देखो आनंदी ने ऐसी 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं बेटा। क्या आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब्स देखी हैं? अगर नहीं देखी है तो आप अपने स्कूल की जो मैडम है, जो टीचर है, आप उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करिएगा कि मैम हमको टेस्ट ट्यूब दिखा दो। और अगर देखिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि हाँ, कांच की बनी हुई सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं, ग्लास की बनी हुई। वो ग्लास भी थोड़ा सा अलग टाइप का ग्लास होता है बेटा, ठीक है, नॉर्मल ग्लास नहीं होता। तो ग्लास की बनी हुई 2 सिलेंड्रिकल शेप की ट्यूब्स होती हैं, उन्हें अपन टेस्ट ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं आनंदी ने और उनको ए और बी मार्क कर दिया है कि मान लो ये वाली टेस्ट ट्यूब ए है और ये वाली बी है ना। इसको मैं रेड कलर से कर देती हूँ ताकि तुम्हें दिखे, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस वन इज टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, चलो अब उसने क्या करा है, देखो इन टेस्ट ट्यूब, ओके, शी नाउ पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब्स। अब उसने क्या करा है, शुगर सोल्यूशन बेटा बनाया। व्हाट इज शुगर सोल्यूशन? अरे कुछ नहीं, पानी में शक्कर घोल दी, शक्कर वाला पानी। ठीक है, शक्कर वाला पानी आप बोल सकते हो कि शुगर सोल्यूशन, शक्कर वाला पानी उसने बनाया जिसको अपन बोल रहे हैं शुगर सोल्यूशन। और फिर उसने क्या करा, दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में डाल दिया है, ए में भी और बी में भी उसने शक्कर वाला पानी डाल दिया है। ठीक है, नाउ इन टेस्ट ट्यूब बी शी एडेड अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट ऑल्सो। अब पता है आनंदी ने क्या किया, आनंदी ने टेस्ट ट्यूब बी में, भाई शुगर सोल्यूशन शक्कर वाला पानी तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डाला था, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें उसने अलोंग विथ शुगर सोल्यूशन थोड़ा सा उसने ईस्ट भी डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर शुगर सोल्यूशन है, ये कलर तुमको दिखेगा, नहीं दिखेगा। टेस्ट ट्यूब बी में शुगर सोल्यूशन है और साथ में ईस्ट भी है। टेस्ट ट्यूब ए में बेटा सिर्फ शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, फिर उसने क्या करा, फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स के माउथ पर उसने एक एक बलून लगा दिया। देखो कुछ इस तरीके से, टेस्ट ट्यूब ए के भी माउथ में उसने जाकर के बलून लगा दिया, बी के भी माउथ में उसने ऐसे जाकर के बलून लगा दिया। ठीक है, नाउ शी केप्ट द सेटअप इन अ वार्म प्लेस अवे फ्रॉम दी सनलाइट। और कुछ टाइम के लिए उसने इस पूरे सेटअप को थोड़े से एक गर्म जगह पे रख दिया, जहां पर सनलाइट से दूर, ठीक है, एक वार्म प्लेस पर उसने ले जाकर के रख दिया। अब बेटा इससे पहले कि हम ऑप्शंस देखें,
ठीक है, ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, तो मैं वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहां पर क्या होने वाला है। गाइस याद करो, अपन ने पढ़ा है ईस्ट जो है ये क्या है, एक तरीके का फंगस है। इसका काम है क्या, डिकम्पोजिशन करना, ब्रेक डाउन करना। जहां इसको शक्कर मिलती है, ठीक है, जहां इसको शुगर मिलती है, ईस्ट उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है उसका, और क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। वो नहीं अपन बोलते हैं कि ब्रेड, वो हाँ ब्रेड बनाना हो या केक की वो ब्रेड बनानी हो, तो हमेशा अपन क्या करते हैं, डो में मतलब ऐसा समझ लो कि एक छोटी सी कटोरी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ी सी शक्कर डालते हैं और डाल देते हैं ड्राई ईस्ट। उस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर मैदा लेते हैं, है ना, मैदा लेते हैं, उसमें वो पूरा ईस्ट, पानी और शक्कर वाला मिक्सचर डाल देते हैं, अच्छे से आटा सान लेते हैं, प्रॉपर डो नीड कर लेते हैं, और फिर उस डो को आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। आधे 1 घंटे बाद जब हम वापस आकर के देखते हैं तो जो हमारा डो है वो ऐसा फूल जाता है, वो ऐसा राइज कर जाता है। क्यों? क्योंकि उस डो को बनाने के लिए हमने उसमें शक्कर डाली थी, हमने उसमें ईस्ट डाला था। तो उस ईस्ट ने क्या करा, अपना काम कर दिखाया, उसने शुगर को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन करवा दिया, जिससे कि अल्कोहल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। और बेटा यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसके कारण ही जो डो होता है, जो पूरा अपन ने साना हुआ जो आटा होता है वो ऐसे ऐसे फूल जाता है, डो पूरा राइज कर जाता है। भाई बलून में हम हवा भरते हैं तो बलून फूलता है कि नहीं फूलता? तो यहां पर भी तो देखो बेटा यही केस हो रहा है, ये कि डो में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई तो डो ऐसे फूल गया, राइज कर गया, है ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर भी जो टेस्ट ट्यूब बी के माउथ में जो बलून लगा करके रखा है, देखो ये ऐसा फूलता जा रहा है। आप बोलोगे कि मैम ये क्यों फूल रहा है, और टेस्ट ट्यूब ए के माउथ में जो बलून लगा है वो क्यों नहीं फूल रहा? वो तो अभी भी पिचका का पिचका है। क्योंकि बेटा इसमें आपने करा क्या है, टेस्ट ट्यूब ए में आपने करा क्या है, बस शुगर सोल्यूशन ही तो डाला है। वही टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या करा है, शुगर सोल्यूशन के साथ ईस्ट भी डाल दिया, तो ईस्ट अपना कमाल दिखाएगा। शुगर सोल्यूशन में जो शुगर है उसको वो तोड़ देगा, अल्कोहल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, टेस्ट ट्यूब बी में गैस है, हल्की है, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ के कहां आ जाएगी, बलून में आ जाएगी। बेटा बलून में जब गैस भरेगी तो बलून फूलेगा नहीं क्या? तो इसलिए टेस्ट ट्यूब बी का जो बलून है वो फूल जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है आकर के। क्यों भर रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि ईस्ट ब्रेक डाउन कर रहा है शुगर का इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या बोला जा रहा है। What do you predict will happen after 3 to 4 days? 3 से 4 दिन के बाद बेटा क्या होगा, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, she observed that the balloon attached to the test tube B was inflated. What can be the possible explanation for this? तो 3 से 4 दिन बाद जब उसने आकर के देखा आनंदी ने, तो उसको यही समझ में आया कि भैया टेस्ट ट्यूब ए का जो बलून है वो तो पिचका का पिचका है, बी वाला फूल क्या है। ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन ए, वाटर इवेपोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड द बलून विद वाटर वेपर। कि टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या करा था, शुगर सोल्यूशन डाला था। शुगर सोल्यूशन मैंने आपको क्या समझाया बेटा, शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या समझाया है, शक्कर को पानी में मिला दिया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि टेस्ट ट्यूब बी में जो शुगर सोल्यूशन था ना, उसका पानी इवेपोरेट हो गया, मतलब पानी की वेपर्स बन गई, और वही वेपर्स जा करके बलून में मतलब चली गई, और इसलिए बलून फूल गया। तो अगर बेटा ऐसा था ना, तो फिर तो टेस्ट ट्यूब ए के भी माउथ में जो बलून लगा के रखा था वो भी फूलना चाहिए था। क्यों? अरे टेस्ट ट्यूब ए में भी तो हमने शुगर सोल्यूशन ही डाल रखा था, है, इसमें भी तो पानी था ना, तो वो पानी उसको भी इवेपोरेट होना चाहिए था, उसकी भी वेपर्स बननी चाहिए थी, उन वेपर्स को भी बलून के अंदर जाना चाहिए था, बलून को फूल जाना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, ऑप्शन ये तो गलत हो गया। सेकंड, द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी व्हिच इन्फ्लेटेड द बलून। क्योंकि थोड़ी वार्म जगह पे रखा था पूरे सेटअप को, तो वार्म जगह पे रखने से हुआ क्या कि टेस्ट ट्यूब बी के बलून के अंदर जो हवा थी वो क्या हो गई, वो एक्सपेंड कर द एटमॉस्फेयर, द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर, जो एयर है वो एक्सपेंड कर गई, फैल गई,
और इसीलिए जो है बलून फूल गया। ये भी कुछ भी बोल रहा है, बकवास सा। नेक्स्ट, ईस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। ये बिल्कुल सही है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि अपने कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग रखो बेटा कि ऑप्शंस को रीड करने के पहले ही तुम्हें पता चल जाए कि हो क्या रहा है सवाल में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ईस्ट ने क्या करा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी है जिससे कि वो वाला बलून फूल गया है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, शुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर विच प्रोड्यूस गैस। ना, शुगर की रिएक्शन नहीं हुई है बेटा गर्म हवा के साथ, ईस्ट ने अपना काम कर दिखाया है। ठीक है, तो हमें एक सवाल का जवाब, मतलब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, एक पार्ट को तो हमने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट को अपन देखते हैं। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर. She removed the balloon from the test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with the lime water and shook it well. What do you think she wants to find out? देखो बेटा, ये बोल देना कि हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, या किसी दूसरी प्रोसेस में रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस बनी है, या किसी कोई और प्रोसेस चल रही है, कोई और रिएक्शन चल रही है, वहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। सिर्फ बोल देने से काम नहीं चलता है। हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस में हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं ना, उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है हमें। कि अगर हमने बोला कि भाई इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर हम बात करें, आप बोलोगे मैम कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? अरे एक ऐसा टेस्ट जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि प्रोसेस में या रिएक्शन में जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, उसे अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो वो क्या होता है? एक होता है बेटा लाइम वाटर, ठीक है, एक होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर ये बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड होता है, उसको अपन ना पानी में मिला देते हैं, पानी के साथ में मिक्स कर देते हैं। तो एक कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको अपन पानी के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? लाइम वाटर बन जाता है। लाइम वाटर से मतलब ये मत समझना मैम नींबू वाला पानी, नहीं बेटा, वो तो लेमन जूस होता है, लेमन सोल्यूशन होता है, शिकंजी होती है, ये वो नहीं है। लाइम वाटर का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी का मिक्सचर। ठीक है, अब होता यह है कि जब इसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देते हैं ना, जब इस लाइम वाटर में अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देते हैं, तो इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में रिएक्शन हो जाती है। और जब रिएक्शन हो जाती है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना, रिएक्शन से हमेशा कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनता है। यहां पर नया सब्सटेंस बन जाता है एक नया कंपाउंड जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ना बेटा इस मिक्सचर में, तो ये जो मिक्सचर होता है ये मिल्की हो जाता है। आप बोलोगे कि मैम मिल्की का क्या मतलब है? मिल्की का मतलब है दूध जैसा सफेद हो जाना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि जब भी आपको किसी प्रोसेस में, रिएक्शन में ये बताना हो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है, कंफर्म निकली है, तो आप क्या करते हो? उस गैस को ना लाइम वाटर में डाल देते हो। व्हाट इज लाइम वाटर बेटा? थोड़ा सा याद करने में आपको मेहनत लगेगी बट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, जब 9th में आ जाओगे ना, तो ये कंपाउंड्स आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ये कैसे नाम है, ये कैसे नाम है, इंटू पिंटू मिंटू रख लेते। तो बेटा 9th में आकर के आपको कंपाउंड्स के बारे में पता चलेगा, चीजें पता चलेंगी, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि ये दो कंपाउंड्स के आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो होता यह है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल देते हैं या पास करवा देते हैं लाइम वाटर में, व्हाट इज लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी का मिक्सचर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच में रिएक्शन हो जाती है जिससे कि एक नया सब्सटेंस, एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी के कारण जो लाइम वाटर है बेटा, ये जो पूरा मिक्सचर होता है ना, ये दूध जैसा सफेद हो जाता है, मिल्की हो जाता है। जहां लाइम वाटर मिल्की हुआ है, जहां लाइम वाटर मिल्की हुआ, हम बोलेंगे कि हाँ गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बेटा वो गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की बनाती है, मतलब दूध जैसा सफेद बना देती है।
तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो आनंदी है इसने क्या करा, इसने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली और उसमें उसने लाइम वाटर डाल दिया, ठीक है। और जो टेस्ट ट्यूब बी का जो बलून था वो उसने बहुत ही केयरफुली टेस्ट ट्यूब बी से निकाला, रिमूव किया। केयरफुली मतलब बलून में देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, तो अगर वो ऐसे ही केयरलेसली अगर बलून निकालेगी तो गैस तो पूरी हवा में चली जाएगी, है ना, स्केप कर जाएगी। वो नहीं करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संभाल के रखना है, क्योंकि अभी हमें कंफर्म करना है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है ही कि नहीं है। तो बहुत ही केयरफुली इसको ऐसे निकालेगी और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ में जाकर के फिक्स कर देगी। तो जो गैस भरी होगी बलून के अंदर वो जाएगी लाइम वाटर में, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। जहां वो मिल्की हुआ हम बोलेंगे कि हाँ क्या हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है। ठीक है, चलो ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अ फार्मर वॉज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। गेहूं उगा रहा था। जो अपने किसान भैया है ना वो क्या कर रहे थे बेटा, गेहूं उगा रहे थे अपने खेत में। He added nitrogen rich fertilizer to the soil to get a good yield of crops। और उन्होंने फर्टिलाइजर वगैरह डाल दिए, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स डाले मिट्टी में ताकि अच्छी फसल हुए। इन द नेबरिंग फील्ड, पड़ोस वाले खेत में दूसरा किसान था बेटा जो कि बीन क्रॉप्स ग्रो कर रहा था। बीन क्रॉप्स मतलब लेग्यूमिनस, लेग्यूम बेटा, मटर, बीन्स, ठीक है, पल्सेस, ये सब क्या होते हैं, ये सब लेग्यूमिनस क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना। अच्छा, लेग्यूमिनस क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूं। लेग्यूम्स वो होते हैं जिनके फल की पहचान, जिनके फ्रूट की पहचान ये होती है कि फ्रूट कैसे होता है, पॉड वाले होते हैं, फली वाले होते हैं। जैसे आपने मटर देखी होगी बेटा, मटर की फली होती है, उसका छिलका, ठीक है, और फली के अंदर क्या होता है, फली के अंदर दाने होते हैं, बीज होते हैं, है ना। ऐसे फली होती है मटर की, छिलका, और उसके अंदर उसके दाने होते हैं जो अपन खाते हैं, है ना। तो ये जो फली है, जो छिलका जिसको आप बोलते हो, ये एक्चुअली बेटा पॉड होता है। पॉड, बायोलॉजी में इसको, साइंस में इसको अपन पॉड बोलते हैं, छिलके को, फली को, ठीक है। और इसके अंदर जो दाने होते हैं, मटर के दाने, वो एक्चुअली सीड होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। तो लेग्यूम्स की पहचान क्या होती है कि इनके जो फ्रूट्स होते हैं ना वो ऐसे पॉड और सीड वाले होते हैं, कि फली आएगी, पॉड आएगा और उसके अंदर दाने आएंगे, सीड्स आएंगे, ठीक है। तो जो दूसरे पड़ोस में जो किसान जी थे वो क्या कर रहे थे, फार्मर क्या कर रहे थे, बीन क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो कर रहे थे। बट शी प्रिफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन। अच्छा, तो दूसरे वाले खेत में जहां पर ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है ना, लेग्यूम्स को ग्रो करवाया जा रहा था, बीन्स को ग्रो करवाया जा रहा था, उस खेत में जो किसान है उन्होंने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं डाले। पहले वाले खेत में जहां किसान वो गेहूं की खेती कर रहा है वहां पर मिट्टी में उसने क्या करा था, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाले थे। लेकिन दूसरे वाले किसान भैया जिन्होंने लेग्यूम्स को ग्रो कर रहे थे वो अपने खेत में, उन्होंने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं डाले अपने खेत में। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा कि अपन पढ़ चुके हैं ना, हाय कैसा कलर है, चेंज करना पड़ेगा। रीजन ये है कि जो अपने लेग्यूम्स होते हैं बेटा, जो अपने लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती हैं, यहां पर कुछ स्वॉलन रीजन्स बन जाते हैं। स्वॉलन रीजन्स मतलब कुछ ऐसे रीजन्स जो थोड़े से ऐसे फूले फूले से रहते हैं, गांठ जैसी बन जाती हैं, ठीक है। तो जो अपने लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, या आप सिंपल लेग्यूम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इनकी जो रूट्स होती है बेटा, ये रूट्स हैं, तो रूट्स में क्या होता है, ऐसे फूले फूले से रीजन्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, जिनको अपन बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। इन स्वॉलन रीजन्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ये देखो, इन फूले फूले से इन स्वॉलन रीजन्स को अपन क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, रूट नोड्यूल्स। इनकी खास बात क्या होती है कि इन नोड्यूल्स के अंदर एक तरह का बैक्टीरिया आकर के रहने लग जाता है, जिनका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है बेटा, राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया
इन नोड्यूल्स के अंदर आकर के रहते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर आकर के बेटा ये बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स, इनकी रूट्स में स्वॉलन रीजन्स, फूले फूले से रीजन्स, गांठ जैसे, इन्हें अपन बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। और इन्हीं रूट नोड्यूल्स में एक तरह के बैक्टीरिया आकर के रहने लग जाते हैं जिनका नाम होता है राइजोबियम। आप बोलोगे कि मैम क्यों आके रह रहा है, ये अच्छी बात है क्या? तो बेटा देखो, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, इसको ये प्लांट क्या कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, घर दे रहा है, छत दे रहा है कि हाँ भैया हमारे जो रूट नोड्यूल्स हैं तुम लोग यहाँ पर आकर के रह सकते हो। और ये जो है ये प्लांट जो है राइजोबियम को खाना भी देगा कि हाँ लो, खाना भी खा लो, रह भी लो, मतलब छत भी दे दिया, ठीक है, मकान भी दे दिया, खाना भी दे दिया, तो इसकी तो बल्ले बल्ले है, इसकी तो बल्ले बल्ले, इसकी तो मजे ही मजे हैं। लेकिन पलट करके ये क्या दे रहा है प्लांट को? तो अब आती है काम की बात। क्या काम की बात? जो अपने प्लांट्स होते हैं बेटा, उनको चाहिए होती है नाइट्रोजन। जो अपने प्लांट्स होते हैं ना, उनको चाहिए होती है नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए। जैसे कि हमें ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हैं, प्रोटीन्स चाहिए हैं, फैटी एसिड्स चाहिए हैं, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सब चाहिए है, विटामिन सी, विटामिन बी और डी, विटामिन ए, ये सारे विटामिन हमें चाहिए होते हैं, ये सारे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सिमिलरली जो अपने प्लांट्स होते हैं बेटा, उनको भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ना नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब जो अपनी सराउंडिंग एयर है, इसमें बहुत सारा नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। एयर में बहुत सारी बेटा, मैक्सिमम जो परसेंटेज जो है ना, अपनी सराउंडिंग एयर क्या है, इसमें कई तरह की गैसेस होती हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और सबसे ज्यादा किसी गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी सराउंडिंग एयर में, वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो एयर में तो बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है, यानी कि एयर में बहुत सारा क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन जिस फॉर्म में है नाइट्रोजन, उस फॉर्म में जो अपने प्लांट्स है ना, वो उस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी के अंदर ले नहीं पा रहे हैं। मतलब आप इसको ऐसा समझ लो कि आपके घर में आटा है, ठीक है, अब जब तक उस आटे की रोटी नहीं बनेगी या पराठा नहीं बनेगा या पूड़ी नहीं बनेगी, तब तक आप उसको खा नहीं पाओगे। भाई अगर तुमको भूख लगी है तो तुम आटा भी तो खा सकते हो ना, क्या जरूरत है रोटी पराठा या पूड़ी बनाने की, ऐसे खा लो? नहीं, क्यों? आटा जिस फॉर्म में है ना, उस फॉर्म को हम खा नहीं सकते हैं। तो उस आटे को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको हम खा सकें, रोटी, पराठा, पूड़ी, है ना। सिमिलरली एयर में नाइट्रोजन है बेटा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, लेकिन ये जो फॉर्म है नाइट्रोजन का, ये अभी हमारे प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? आटे से रोटी बनानी पड़ेगी, यानी कि इस नाइट्रोजन गैस को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको कि फिर प्लांट्स क्या कर सकें, अपनी बॉडी में ले सकें, इनटेक कर सकें। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को बेटा, इस नाइट्रोजन को जो कि सराउंडिंग एयर में पाई जाती है, इसको मिट्टी के अंदर लाया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है एक कंपाउंड में जिसको अपन बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं अमोनिया। ये एक्चुअली क्या है बेटा? नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है, मतलब नाइट्रोजन से ही तो बना है ना भाई। सराउंडिंग एयर में क्या थी? सराउंडिंग एयर में नाइट्रोजन गैस थी, उसी गैस को मिट्टी के अंदर लाया गया और उसी को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? एक कंपाउंड में जिसको अपन बोलते हैं अमोनिया। तो अमोनिया ये जो कंपाउंड है बेटा, ये बना किससे है? नाइट्रोजन से ही तो बना ना, तो इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन ही तो है। और ये जो प्रोसेस है बेटा, इसे अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि यहां पर क्या किया गया है? नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया गया है मिट्टी में। और तुम्हें पता है ये काम करता कौन है? ये काम करता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। भाई रह रहा है रूट नोड्यूल्स में, तो कुछ तो करेगा ना। यही क्या करता है? एटमॉस्फेरिक एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको ये मिट्टी के अंदर लेकर के आता है, उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें? ये वाले कंपाउंड में, अमोनिया में। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही करता है कि बैठा बैठा कुछ तो काम करेगा। क्या काम करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को मिट्टी में ला करके अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। यानी कि अब क्या हुआ है बेटा? मिट्टी में आ गया है अमोनिया। अब क्या हुआ है?
मिट्टी में अमोनिया आ गया, मतलब कि एक ऐसा फॉर्म आ गया नाइट्रोजन का, एक ऐसा फॉर्म आ गया नाइट्रोजन का जिसको कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स की जो रूट्स है ना बेटा, ये रूट्स जिस तरीके से मिट्टी से पानी अब्सॉर्ब करती हैं, ठीक वैसे ही ये रूट्स मिट्टी से ये अमोनिया को भी क्या करेंगी, अब्सॉर्ब कर लेंगी। ये अमोनिया है बेटा, ठीक है। तो जिस तरीके से ये रूट्स मिट्टी से पानी अब्सॉर्ब करती हैं, उसी तरीके से अमोनिया भी अब्सॉर्ब कर लेंगी। तो अमोनिया आ जाएगा प्लांट बॉडी में, मतलब कि नाइट्रोजन आ जाएगा प्लांट बॉडी में, और प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। तो ये वाले जो किसान भैया थे, भैया या दीदी जो भी थे, जिन्होंने लेग्यूम बीन क्रॉप्स जो है ना, जो ग्रो कर रहे थे, लेग्यूम्स की खेती कर रहे थे, उन्होंने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं डाला अपनी मिट्टी में। क्यों नहीं डाला? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं मिट्टी में, उनकी रूट्स में क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये खुद ही क्या कर लेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में एक नाइट्रोजन कंपाउंड में जो है कन्वर्ट कर लेगा। ये आ जाएगा मिट्टी में, मिट्टी से क्या होगा, अब्सॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स, और जो है ना बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जो व्हीट क्रॉप्स जो किसान भैया ग्रो कर रहे थे, जो गेहूं की खेती कर रहे थे, उनको अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डालना पड़ा। क्यों डालना पड़ा बेटा? क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में ही पाया जाता है। जो गेहूं के जो फसल है, जो प्लांट्स हैं, वो लेग्यूमिनस नहीं है, उनकी रूट्स में कोई राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाया जाने वाला है। तो इस वाले केस में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकता, मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं आ सकती नेचुरली, तो फिर डालना पड़ेगा आर्टिफिशियली, इसलिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। So beans are leguminous crops that form a symbiotic relationship. Symbiotic relationship का मतलब क्या होता है बेटा? Symbiotic relationship का मतलब होता है कि जो दोनों ही ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल हो, है ना। जैसे कि राइजोबियम रह रहा है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में, तो उसको खाना मिल रहा है, उसको शेल्टर मिल रहा है, तो उसके लिए फायदेमंद है। और वो क्या कर रहा है, पलट करके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो प्लांट्स के लिए जो है ये मतलब फायदेमंद हो गया, मतलब दोनों के ही फायदा मिल रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को अपन बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। विद राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स, दीज बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ नेचुरल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। देयरफॉर सेकंड फार्मर जो है डज नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। जो गेहूं के पौधे हैं उनमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता है, तो उनको अलग से फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। स्नेहल डग 2 pits A and B in her garden. In pit A, he put fruits and vegetable peels and mixed it with dried leaves. स्नेहल ने क्या करा है बेटा, 2 गड्ढे बनाए हैं गार्डन में। ठीक है, 2 गड्ढे बनाए हैं, A and B। A वाले गड्ढे में उसने क्या करा है, सब्जी भाजी के छिलके डाल दिए हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स डाल दिए हैं, और साथ में क्या करा है, सूखी पत्तियां ड्राइड लीव्स भी डाल दी हैं, ड्राइड लीव्स भी डाल दी हैं। ठीक है, इन पिट बी, दूसरे वाले गड्ढे में उसने क्या करा, वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं वो डाले हैं, लेकिन यहां पर उसने जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो नहीं डाली हैं, विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राइड लीव्स। She covered both the pits with soil and observed after 3 weeks. What is she trying to test? और दोनों को फिर उसने क्या करा, कवर कर दिया, और 3 हफ्तों के बाद आकर के उसने देखा दोनों को। तो सवाल यह है कि यहाँ पर वो क्या ट्राई करना, क्या टेस्ट करने की वो कोशिश कर रही है। देखो बेटा, पहले वाले गड्ढे में उसने सब्जी भाजी के छिलके डाले हैं अलॉन्ग विद सूखी हुई पत्तियां, ड्राइड लीव्स। दूसरी वाली में उसने सिर्फ सूखे मतलब जो सब्जी भाजी के जो छिलके हैं वो डाले हैं, ड्राइड लीव्स नहीं डाली हैं। अब इसमें होगा क्या बेटा, कि जो गड्ढा ए है, जो पिट ए है, इसमें जो सब्जी भाजी के जो छिलके हैं, जो ड्राइड लीव्स हैं, इनका जो डिकम्पोजिशन तो होगा, है ना, यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन जो भाई जो बैक्टीरिया हैं, जो फंजाएं हैं, वो आकर के ग्रो करने लग जाएंगे दोनों ही गड्ढों में। ठीक है, और दोनों ही गड्ढों में जो भी सब्सटेंस है, जो भी चीजें हैं, उनको वो आकर के तोड़ने लग जाएंगे, डिकम्पोजिशन करने लग जाएंगे। तो डिकम्पोजिशन बेटा यहां भी होगा, यहां भी होगा, बैक्टीरिया और फंजा यहां भी ग्रो करेंगे, यहां भी करेंगे, बट यहां पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो बढ़िया होगा।
यहां पर जो डिकम्पोजिशन है वो बढ़िया होगा और स्पीड में भी होगा। ऐसा नहीं कि डिकम्पोजिशन यहाँ नहीं होगा, होगा बट बहुत ही स्लो रेट पे होगा, धीरे 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 करके होगा, बदबू बदबू भी आने लग जाएगी, मतलब बहुत नाटक हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों? देखो आप इसको ऐसे समझो, मैं आपको बोलूं कि बेटा तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें चावल खाना है, सिर्फ चावल खाना है बिना दाल के, तो क्या वो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा? हाँ, चावल में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, तो तुम सिर्फ चावल खाओ। वहीं अगर मैं तुमको बोलूं कि बेटा तुम्हें दाल और चावल दोनों खाना है, दाल में प्रोटीन है, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो बताओ तुम कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे, चावल या दाल चावल? टेस्ट पर नहीं जाना है कि मैम सूखा चावल अच्छा नहीं लगेगा दाल चावल खाएंगे, टेस्ट की बात नहीं हो रही है, बात न्यूट्रिशन की हो रही है कि सिंपल चावल खाओगे या दाल चावल खाओगे। तो आप बोलोगे कि मैम अगर दाल चावल खाने से हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, तो फिर हमें दाल चावल दोनों खाने चाहिए, हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। एग्जैक्टली जो बैक्टीरिया और फंजाई आकर के ग्रो करेंगे बेटा दोनों ही गड्ढों में, जो वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, तो बेटा उस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के लिए जो उनको एनर्जी चाहिए, जो उनको खाना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। भाई जैसे कि हमारे लिए बैलेंस डाइट जरूरी है कि हमारे खाने में फैट्स भी हो, कार्ब्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, वैसे ही वो बैक्टीरिया, वो फंजाई, वो माइक्रोब्स जो आकर के दोनों गड्ढों में ग्रो करेंगे और डिकम्पोजिशन करेंगे, तो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी एनर्जी के लिए क्या चाहिए बेटा? ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए क्या चाहिए है? एक बैलेंस या एक प्रॉपर रेशियो चाहिए है न्यूट्रिएंट्स का, एक प्रॉपर रेशियो चाहिए। किसका प्रॉपर रेशियो चाहिए बेटा? कार्बन नाइट्रोजन का। माइक्रोब्स बोलेंगे कि भाई आप हमसे इतना काम करवा रहे हो, डिकम्पोजिशन करवा रहे हो, तो कम से कम हमारा भी तो ध्यान रखो, हमारी ग्रोथ का, हमारी एनर्जी का, हमारे खाने का भी तो ध्यान रखो। हमें एक प्रॉपर रेशियो चाहिए है कार्बन नाइट्रोजन का, तब हम क्या करेंगे? अच्छे से ग्रो करेंगे, बढ़िया डिकम्पोजिशन कर देंगे। भाई अगर तुम बीमार रहोगे बेटा तो ठीक से काम कर पाओगे क्या? मान लो कि तुम्हें सर्दी ही हो गई है, कोल्ड हो गया है, तो 2-3 दिन तो बिल्कुल भी किसी काम के तुम रह नहीं जाते हो, ना पढ़ाई होती ना तुम खेल पाते हो। वहीं अगर आप हेल्दी हो, कुछ भी नहीं है, तो सारे काम कर लोगे, आधे घंटे में, 1 घंटे में सारे काम निपटा दोगे, है ना? तो यहाँ पर भी वो ये कि बैक्टीरिया, जो फंजाई हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो बोलेंगे कि यार काम तो करवा रहे हो, लेकिन न्यूट्रिशन का, ग्रोथ का, एनर्जी का हमारे ध्यान भी तो रखो, हमें एक प्रॉपर रेशियो चाहिए है कार्बन नाइट्रोजन का। तो अगर हमें वो प्रॉपर रेशियो मिल जाएगा तो हम अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे तो फिर अच्छे से तुम्हारा काम भी कर देंगे, डिकम्पोजिशन भी कर देंगे। तो ये जो ड्राइड लीव्स होती हैं बेटा, ये रिच होती हैं कार्बन में, इनमें ढेर सारा भर भर के कार्बन होता है। और जो फल सब्जी के जो छिलके होते हैं बेटा, ये रिच होते हैं नाइट्रोजन में। तो जो पिट ए है, जो गड्ढा ए है, जिसमें कि स्नेहल ने दोनों चीजें डाली हैं, तो यहां पर जो माइक्रोब्स आएंगे, जो बैक्टीरिया आएंगे, जो फंजाई आएंगे, वो बोलेंगे कि वाह, यहां पर हमें एक प्रॉपर रेशियो मिल रहा है कार्बन नाइट्रोजन का। यहां पर सूखी पत्तियों का कार्बन भी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलकों का नाइट्रोजन भी है, यहां पर हमारी एनर्जी, हमारा फूड, हमारा न्यूट्रिशन बढ़िया रहेगा। तो यहां पर हम बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे तो बढ़िया क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे, फटाफट फटाफट तोड़ देंगे इन सबको, और जो है ना खाद मैन्योर बना देंगे। वहीं फंजाई बैक्टीरिया जब जाएंगे पिट बी में, वो बोलेंगे अरे यार यहाँ पे तो नाइट्रोजन ही है, कार्बन तो है ही नहीं, क्योंकि सूखी पत्तियां नहीं डाली हैं स्नेहल ने। तो वो बोलेंगे ठीक है, करेंगे, किसी तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना हमसे, धीरे धीरे डिकम्पोजिशन करेंगे, ज्यादा तेजी में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेटा। शी इज ट्राइंग टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपोस्टिंग इन पिट ए। मिक्सचर ऑफ ग्रीन वेस्ट एंड ड्राई लीव्स प्रोवाइड द करेक्ट कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस नीडेड फॉर डिकम्पोजिशन। पिट बी में वो बैलेंस नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन का वो रेशियो नहीं मिल रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन यहाँ पर क्या होगा बेटा? स्लो होगा और स्मेल वगैरह भी आने लग जाएगी। दिस एक्सपेरिमेंट शोज डिकम्पोजिंग एजेंट्स, जो माइक्रोब्स होते हैं, दे वर्क बेटर व्हेन, जब कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही मटेरियल्स जो हैं जब प्रेजेंट हो, जब उनका प्रॉपर बैलेंस उनको मिल जाता है, तो फिर वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा जो हर तरह के एनवायरमेंट में रहता है और हमारे गट में भी पाया जाता है। तो भाई हमारे गट में तो होते हैं गुड बैक्टीरिया। तो यहां पर जिसकी बात हो रही है वो है बैक्टीरिया की। ठीक है, देन
आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। ब्रेड एंड केक्स को सॉफ्ट एंड फ्लफी कौन बनाता है? ईस्ट बनाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट, I live in the roots of pulse crops and provide nutrients for their growth। तो बेटा pulse crop मतलब वही leguminous plants। रूट नोड्यूल्स में कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तीनों को हमने क्या करा है? आइडेंटिफाई कर लिया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिवाइज एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। एक एक्सपेरिमेंट आपको बताना है बेटा, जिससे कि ये पता लग सके, ये टेस्ट हो सके कि माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर तीनों चीजें चाहिए होती हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एक सेटअप बनाएंगे। 3 ब्रेड स्लाइस लेंगे बेटा, ठीक है। एक को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा मॉइस्ट और वार्म, जहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर मिले वहां पर रख देंगे। सिंक, किचन में, हर किसी के किचन में बेटा सिंक होता है ना, तो सिंक के पास क्या करेंगे? एक ब्रेड स्लाइस को जाके रख देंगे, क्योंकि वहां पर उसको मॉइस्चर भी मिलेगा और थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर, वार्मथ भी मिलेगी, गर्म टेम्परेचर भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरी जो ब्रेड की स्लाइस है उसको एक ड्राई एनवायरनमेंट में रख देंगे। ठीक है, मतलब किचन में कहीं और, किचन से कहीं और रख देंगे और एक कंटेनर में सील करके रख देंगे। ठीक है, तीसरा जो स्लाइस होगा ब्रेड का, उसको अपन क्या करेंगे? उठा करके रेफ्रिजरेटर में ही रख देंगे। तो 3 ब्रेड की स्लाइस लिए, तीनों को अलग अलग रखा है। एक को अपन ने सिंक के पास रखा, दूसरे वाले को अपन ने किचन से कहीं बाहर रख दिया है कंटेनर में पैक करके, और तीसरे वाली स्लाइस को अपन ने फ्रिज में ही रख दिया है। आफ्टर 3 to 4 डेज हम क्या देखेंगे कि जो स्लाइस ए है, जिसको कि अपन ने सिंक के पास रखा था, उसके ऊपर जो बढ़िया फंगस की ग्रोथ लगेगी बेटा, कि क्या ही कहने। क्यों? याद करो मैंने क्या पढ़ाया है कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है, थोड़ी सी गर्माहट चाहिए होती है, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। जब ये दोनों ही चीजें मिल जाती है तो वहां पर उनकी ग्रोथ बढ़िया तरीके से होती है। तो स्लाइस ए जो है ब्रेड की, जिसको कि आपने सिंक के पास रखा था, उस पर बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात से ये अच्छा, जो रेफ्रिजरेट अपन ने किया था, जिसको अपन ने फ्रिज में रखा था ब्रेड स्लाइस, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा। 3 दिन तक तो वो आराम से चलेगी, वो फ्रेश ही रहेगी। इनफैक्ट जो सेकेंड स्लाइस है, जो स्लाइस बी है, जिसको कि ड्राई एनवायरनमेंट में रखा था सील पैक करके, वहां पर आप बोल सकते हो कि या तो फंगल ग्रोथ नहीं होगी, होगी भी तो बहुत जरा सी, मतलब स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि ड्राई कंडीशन है ना, ड्राई एनवायरनमेंट है, मॉइस्चर नहीं मिल रहा है फंगस को ग्रो करने के लिए। तो वो बोलेगा कि अरे यार यहाँ पे कैसे ग्रो करें, यहाँ नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो इससे ये कंक्लूड हो गया कि माइक्रोब्स बेस्ट ग्रो करते हैं जब उनको टेम्परेचर, मॉइस्चर और एयर ऑप्टिमली मिल जाए तो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, प्लेस 1 स्लाइस इन a plate near the sink, place another slice in the refrigerator, compare after 3 days। ये तो वही वाली बात हो गई बेटा जो अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि वो ब्रेड की स्लाइस जिसको कि आपने सिंक के पास रखा हुआ है, उसके ऊपर फंगल ग्रोथ हो जाएगी, फंगस आके ग्रो कर जाएगा, ब्रेड मोल्ड। क्यों? क्योंकि सिंक के पास उसको मॉइस्चर भी मिल रहा है, नमी मिल रही है, और वार्म कंडीशन भी मिल रही है, गर्माहट भी मिल रही है, तो वहां पर फंगस की ग्रोथ हो जाएगी। रेफ्रिजरेटर में बेटा मॉइस्चर नहीं है, ड्राई एयर होती है ना, ड्राई एयर होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होती है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हवा होती है वो ड्राई होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता, वो ठंडी भी हवा होती है। तो वहां पर तो फंगस बोलेगा कि भैया मैं तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, okay, next question. A student observes that when curd is left out for a day, it becomes more sour. What can be the 2 possible explanations for this observation? बच्चे ने नोटिस किया कि अगर दही जम गया है, दूध से दही जम गया है, दही जमने के बाद उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। अगर किसी रीजन से उस दही को फ्रिज में नहीं रखा गया तो वो और खट्टा होता जाता है। ऐसा क्यों? देखो बेटा, मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर आप क्या करना चाहते हो, दूध से दही जमाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको, जैसे मान लो ये दूध है, ये दूध है, दिस इज मिल्क, दिस इज मिल्क। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा? मिल्क में, अगर आप दूध से दही जमाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा मिल्क में क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा कर्ड डालना पड़ता है। कर्ड में क्या होता है बेटा? एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है उसका? लैक्टो
कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, जैसे ही ये जाएगा दूध में, दूध की जो उसकी नेचुरल शुगर होती है दैट इज लैक्टोज, उसको ये उठा करके तोड़ देगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक सब्सटेंस में जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। तो दूध से दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा सा दही डालेंगे, दही को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, उसको थोड़ा साइड में गर्म जगह पे, फ्रिज में नहीं, ओवरनाइट रख देंगे गर्म जगह पे कवर करके, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, क्या करेगा, दूध में जो लैक्टोज है, जो मिल्क शुगर होती है नेचुरल, उसको वो तोड़ देगा, बन जाएगा लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड बनता है बेटा, इसके कारण ही जो कर्ड है, जो दही है, वो टेस्ट में क्या लगता है, खट्टा लगता है, ठीक है। अब क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बना है, इसके कारण मिल्क में जो प्रोटीन है, मिल्क में जो प्रोटीन है बेटा, वो क्या होने लगता है, कोआगुलेट होने लगता है। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बनता जाएगा वैसे वैसे मिल्क का जो प्रोटीन है वो कोआगुलेट होता जाएगा। कोआगुलेट होने का मतलब क्या है कि वो इकट्ठा होता जाएगा, जमता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोटीन, क्योंकि मिल्क का कोआगुलेट हो रहा है, तो मिल्क भी क्या होगा, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में, टेक्सचर में चेंज हो जाएगा, और जहां वो हुआ हम बोलेंगे देखो दूध जो है दही में कन्वर्ट हो गया, जम गया। अब अगर उसको कुछ रीजन से हमने फ्रिज में नहीं रखा, दूध से दही जम गया, अब दही जमने के बाद उसको फ्रिज में रख देना चाहिए, लेकिन हमने सपोज हम रखना भूल गए, तो क्या होगा, वो बाहर ही रखा हुआ है। बाहर जो ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, इसको नमी मिल रही है, इसको जो है ना गर्म टेम्परेचर मिल रहा है, वार्मथ मिल रही है, तो बेटा ये अपनी ग्रोथ करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, और बैक्टीरिया बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, लैक्टोज को वो तोड़ते जाएंगे लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड बनेगा जिससे कि जो दही है तुम्हारा और खट्टा 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 होता जाएगा, है ना। तो अगर आपने फ्रिज में दही को नहीं रखा है टाइमली, तो दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा वो ग्रो करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, वो ग्रो कर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपना नंबर बढ़ाएगा, और सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आते जाएंगे, वो सारे क्या करेंगे, मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और खट्टा टेस्ट हो जाएगा आपके दही का। So microorganisms continue to grow and multiply, producing more lactic acid, which makes the curd more sour. Warm temperature speeds up the bacterial activity, increasing the production and sourness. ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंस टू द शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए। अच्छा, ये तो बेटा वही वाला सवाल है जो अपन कर चुके हैं, है ना, आनंदी वाला आई गेस। तो ये फ्लास्क ए में क्या है, वार्म शुगर सोल्यूशन है और ईस्ट है। तो ईस्ट क्या करेगा, शुगर सोल्यूशन को तोड़ेगा, शुगर को तोड़ेगा इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस निकलेगी। वो गैस को देखो लाइम वाटर में लेके जाया जा रहा है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, है ना। सो व्हाट हैपेंस टू द शुगर ऑफ फ्लास्क ए, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर फ्यू आवर्स। टेस्ट ट्यूब बी में बेटा वो मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा सफेद हो जाएगा। What do you think this why do you think this happened and what would happen if yeast was not added in flask A? अगर फ्लास्क A में नहीं डाला होता बेटा ईस्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, कोई रिएक्शन नहीं होती। सो दैट्स इट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज इस लेक्चर में अपन ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है, A to Z ये चैप्टर अपना हो गया है फिनिश। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ऑलराइट, बाय बाय।